नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आपके इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं को समाधान करने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी कानूनी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको जानवरों पर अत्याचार रोकने से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। हम अपने घरों में पालतू जानवर तो रखते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनके साथ कई बार ऐसा सलूक करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी हमें सजा भी मिल सकती है और इसी तरह हमारे आसपास घूमने वाले जानवरों के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत मायने रखता है। कई ऐसी बातें हैं जो हमें शायद नहीं मालूम, लेकिन भारतीय कानूनों की नजर से वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। इसमें वर्ष 2003 में संशोधन किया गया और जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपको जानवरों के हित में जो कानून है उसके बारे में बताएंगे ऋषिपाल जी, और अगर आपका इस मसले से कोई इस कानून से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, टीवी स्क्रीन पर हमारे लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप इस विषय से जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर ले सकते हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर दे देते हैं। जानवरों पर अत्याचार रोकने से जुड़े कानून की जानकारी आज हम आपको देंगे। हमारे नंबर्स हैं 012061279337, 012061279338। साथ ही मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी आप हमारे ऐप पर कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 837777009695। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऋषिपाल जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि संविधान में जानवरों के हित की क्या बात कही गई है? देखिए वक्ता, जो हम जानवरों की बात करते हैं और संविधान में प्रावधानों की बात करते हैं, तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हम जानवरों संबंधित किसी भी जानवर की बात करते हैं तो वो केवल एक कुत्ता नहीं हो सकता, जिसको हम जनरली अपने समाज में देखते हैं। वो कोई भी जानवर हो सकता है। और जानवरों को केवल एक जो नागरिक है, नागरिक के अलावा जब हम पशुधन के रूप में भी देखते हैं, पशुधन के रूप में भी जानवरों की जो अहमियत है वो संविधान में, जब संविधान बना था उस समय उसकी अहमियत को बहुत ध्यान में रखा गया था। संविधान बनते वक्त उस समय जो गौधन है उसका बहुत विशेष ध्यान रखा गया था। तो इसलिए जो जानवर है, हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान में जहाँ जीने का अधिकार दिया गया है, नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि उनको जीने का अधिकार है, वो जी सकते हैं। उनको बिना किसी कानूनी प्रावधान के उनको कोई हत्या नहीं कर सकता, या मान लीजिए उनको कोई दंड नहीं दे सकता, या उनका वध नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो जानवर है, जानवरों को भी हमारे संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं। संविधान के बाद उसके अलावा जो संविधान हमारा जो जनरल एक्ट है, उसका स्पेशल एक्ट वो लगातार बनते आए, जिसके अंदर जानवरों के प्रति जो क्रूरता है, या उनको परेशान करना है, या उनका मारना है, उन सभी के अंदर जो प्रावधान किए गए, जिसके अंदर जो जुर्माना भी है और सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो जानवर है, जो आम पशु है, उसको रोड पे ना छोड़ा जाए, जिससे कि आम नागरिक है उसको भी क्षति ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ना केवल संविधान में, बल्कि संविधान के बाद भी बहुत सारे जो एक्ट हैं, उन एक्ट को लगातार बनाया गया इस बात को सुचारू बनाने के लिए कि न केवल जो जानवर है, पशु है, उनका देखभाल हो, बल्कि किसी प्रकार की क्रूरता वो रोकी जा सके, और वो व्यक्ति जो एनिमल को मान लो छोड़ देता है जिससे कि नागरिकों को परेशानी होती है, उनका भी ध्यान रखा जा सके। तो अपने आप में जो जानवर से रिलेटेड जो एक्ट है वो केवल संविधान में नहीं, उसके अलावा भी जो है बहुत सारे एक्ट हैं। जी ऋषिपाल जी, किसी जानवर को मारने या पंगु बनाने की क्या सजा है? देखिए, अगर हम आईपीसी की बात करते हैं, इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं, तो आईपीसी सेक्शन 428, 429 की बात करते हैं, तो वो विशेष तौर पे यही प्रावधान करता है कि किसी भी जानवर को
आप अननेसेसरी चोट नहीं पहुंचा सकते, दर्द नहीं पहुंचा सकते, उसको आप पंगु का अर्थ है कि आप उसको अपाहिज नहीं कर सकते। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके अंदर जो प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने के बाद ये भी प्रावधान है कि ये साबित होता है कि आपने जानवर के साथ जो है दुर्व्यवहार किया है या मान लीजिए बहुत वहशत की है, तो उसके अंदर सजा का प्रावधान भी है, 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। ये जो जानवर सामान्य रूप से हम जो समाज में देखते हैं, इसके अलावा जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया जो वन्य जीव है, वन्य जीवों के लिए और विशेष प्रावधान है। ऐसे प्रावधान है जिससे कि वन्य जीव जो है जो मान लीजिए लुप्त होने की कगार पर है या मान लीजिए जिनको बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, जिनकी संख्या कम होती जा रही है, तो उनको भी किसी भी प्रकार से मान लीजिए उनको क्षति पहुंचाने की, उनको शिकार करने की, उनको पंगु बनाने की या मान लीजिए किसी तरह से मतलब और परेशान करने की, उनको कैप्ट करने की, उनको अपने उसमें कंट्रोल में लेने की। तो इन सबके हिसाब से जो कानून में जो प्रावधान है वो जुर्माना का भी है और इसके अलावा सजा का भी है। जी ऋषिपाल जी, अगर किसी जानवर को बेसहारा छोड़ने की बात की जाए तो इससे जुड़ी हुई क्या सजा हो सकती है? साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आवारा कुत्तों से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या हैं? वक्ता, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के 2 हिस्से हुए। एक प्रश्न तो ये है कि एक व्यक्ति के पास मान लीजिए पशु है और वो उस पशु का ध्यान नहीं रखता और उसको भूखा छोड़ देता है और उसका वो मान लीजिए उसको भूखा प्यासा या अगर वो बीमार भी है तो उसको बाहर छोड़ देता है। एक स्थिति तो ये होती है, तो वो भी अपने आप में जो उसके अंदर कानूनी प्रावधान है, इसके अंदर जुर्माना 25,000 का हो सकता है और दोबारा वो करता है तो जुर्माना बढ़ भी सकता है और सजा का भी है। एक दूसरा प्रावधान जो आपने सामान्य तौर पे देखा होगा कि जो आवारा पशु होते हैं, जो दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली के बाहर यूपी के अंदर भी बहुत बार, इवन प्रधानमंत्री भी ने भी एक वक्त में एक बार कहा था कि जो आवारा पशु है इनकी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में भी है, जैसे उसमें सबसे बड़ा जो बात है वो गाय की है कि गाय जब सुबह दूध देने जाते हैं, दूध देने के बाद जो आवारा पशु को बहुत से लोग जो सड़क के ऊपर उसको छोड़ देते हैं। और तो ये जो दोनों पहलू है, पहला पहलू तो ये कि किसी पशु को केवल मानिए भूखा छोड़ दिया, उसको बीमार छोड़ दिया, उसको भोजन नहीं दिया। दूसरा कि भाई आपने उसको ठीक है आपने भोजन तो दे दिया लेकिन उसके बाद आपने उसको सड़क के ऊपर खुला छोड़ दिया, आवारा छोड़ दिया। तो ये अपने आप में जो है ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसमें प्रावधान है कि इसमें जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट होता है वो भी इसके अंदर जो व्यक्ति ऐसा छोड़ रहा है उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। आईपीसी के प्रोविजंस भी है। और जो आपका सवाल दूसरा था रिगार्डिंग जो आवारा कुत्तों का था, बहुत से लोग आपने देखा होगा, बहुत से लोग आवारा कुत्तों को सड़कों के ऊपर या साइडों में दूध भी पिलाते हैं, भोजन भी खिलाते हैं। तो ये इस बात के दोनों पहलू हैं कि आवारा कुत्ते जो है कई बार क्षति पहुंचाते हैं तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और कई बार कुछ लोग जो है उनका बीजा जो है उनके साथ मारपीट करते हैं या मान लीजिए उनको क्षति पहुंचाते हैं। तो अगर वो आवारा है तो तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसका कोई मान लीजिए मालिक नहीं है और कोई उसकी कंप्लेन करने वाला नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए एसडीएम की या पुलिस स्टेशन के ये कंसर्न में आती है या कोई भी थर्ड आदमी उसकी कंप्लेन करता है तो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है और एफआईआर दर्ज हो सकती है और जेल जाना पड़ सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक और आपने देखा होगा न्यूज के अंदर भी था कि किसी पशु को आपने और इंटरनेट पर भी था, किसी पशु को मारा गया था तो उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो ऐसी जो प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस एक व्यक्ति जिसके अपने पशु है वो भी करा सकता है और एक ऐसा व्यक्ति जो उस पशु का मालिक नहीं है लेकिन वो क्रूरता होते देखता है तो वो भी करा सकता है। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, आवारा कुत्तों से जुड़े हुए क्या कानूनी प्रावधान है? क्या कोई हाउसिंग सोसाइटी से ऐसे कुत्तों को निकाला जा सकता है? अगर है ऐसा तो फिर कैसे उन पर अंकुश लगे? देखिए वक्ता, इस बात के फिर 2 पहलू हैं कि एक तो आवारा पशु, आवारा कुत्ते, आवारा कुत्तों का अर्थ है कि वो कुत्ते जिनका कोई मालिक नहीं है और उनकी जो संख्या है वो बेतरतीब तरह से बढ़ती जा रही है। जब भी प्रजनन होता है कुत्तों का, जब प्रजनन होता है तो बड़ी तेजी से जो है वो एक बार में कई मतलब जो बच्चों को जन्म देता है। तो ऐसी स्थिति में जो कुत्तों की जो संख्या है वो एक सोसाइटी में या एक किसी जो रिहायशी इलाके में बहुत तेजी से बढ़ जाती है और बहुत तेजी से बढ़ने के बाद कई बार ये भी देखा जाता है कि उनके खिलाफ जो वो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग, समाज में रहने वाले लोग, बुजुर्ग, बच्चे या महिला, कई बार उनको सब काटते भी हैं। तो एक तो परेशानी ये होती है, एक ये होती है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो कंसर्न एसडीएम है वहां पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं और वो कंसर्न एसडीएम जो है उसके लिए भी एक प्रोविजन ये है कि वो आवारा कुत्तों को अगर पकड़ते हैं तो उनको मारने का जो है, उनको वध करने का प्रोविजन नहीं है,
उसके अंदर जो है उन कुत्तों की नसबंदी की जा सकती है, नसबंदी करके जिससे कि वो कुत्ते आगे जो है आवारा कुत्तों को मतलब जन्म ना दे, उनका प्रजनन शक्ति ना बढ़े और केवल वही जानवर रहे जिनके मालिक है जो प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो दोनों पहलुओं पे जो है समाज वर्ग करता है, कोशिश करते हैं, कानून करता है कि आम नागरिक को भी बचाया जा सके और उसके अलावा जो आवारा पशु है जिनका कोई मालिक है उनके खिलाफ भी जो अमानवीय जो कार्रवाई है उसको रोका जाए। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, अभी तक हम कुत्तों के बारे में जानकारी ले रहे थे, आप जिस हिसाब से बता रहे थे। ऐसे में अगर बात बंदरों की जाए, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जो मदारी होते हैं वो बंदरों को पाल कर रखते हैं, तो बंदरों को बाजार में नचाना या उन्हें कमर्शियली कार्य के लिए पालना कितना कानूनी रूप से वैध है और ऐसा करने पर क्या सजा हो सकती है? देखिए, कानूनी रूप से किसी भी बंदर को कोई व्यक्ति अपने पास केवल उसको मतलब कमर्शियली जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके बाइंडिंग नहीं कर सकता, उसको डोरी नहीं बांध सकता और जिस भी तरीके से जैसे आप जैसे बताएं जो मदारी खेल दिखाते हैं या कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं, कानूनी रूप से उन पर रोकथाम है। इसके अलावा लेकिन ये स्थिति बंदरों के लिए भी है, चाहे आपने कोर्ट इवन बहुत सा बार आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी कोर्ट परिसर में भी क्या होता है, कई बार बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है जिससे कि आम नागरिकों को परेशानी हो जाती है। तो इन सारी बात को ध्यान में रखते हुए एक तो ये प्रोविजन बनाया गया कि उनका बेजा इस्तेमाल ना हो सके और उनको जो समाज है उस समाज में ये जो कोर्ट है या कोई बिल्डिंग है उससे दूर रखा जा सके। तो इसके लिए आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई जो बंदर की संख्या आपके इलाके में ज्यादा हो रही है तो आप अपने जो इलाके के जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट होता है, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एसडीएम जो है वो कार्रवाई करते हैं और उन बंदर को उनकी रोकथाम को रोकते हैं। इसके अलावा लेकिन अगर कोई फिर उस जानवर का के साथ क्रूरता कर रहा है तो आपको ये भी अधिकार है कि आप उनके अगेंस्ट में आईपीसी की जो एफआईआर है वो दर्ज करा सकते हैं और उस स्थिति में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान। जो हम आपको जो कानूनी जानकारी दे रहे हैं वो जानवरों पर हो रहे अत्याचार को कैसे रोका जाए इससे जुड़ी हुई है और इस जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हमारे खास कानूनी विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बने हुए हैं ऋषिपाल जी। तो अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है और अगर आप इस पर कोई राय मशवरा चाहते हैं या कोई सलाह करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं। ऋषिपाल जी, सर्कस के लिए जानवरों को पकड़ने की बात हो, ट्रेनिंग देने की बात हो या उनका सर्कस या सड़क के खेल में इस्तेमाल करने की बात हो, ऐसे जुर्म अगर देखे जाएं तो उसकी क्या सजा हो सकती है? वक्ता, अब से अगर हम पिछले करीब 8-10 साल पहले जाते हैं तो 8-10 साल पहले की हम बात करते हैं, 2018 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो सर्कस जो अपने आप में व्यापार भी था और सर्कस में इस्तेमाल होने वाले जो पशु थे उनको इस्तेमाल करने की इजाजत थी। लेकिन 2018 के बाद से केंद्रीय कानून लाया गया, इसमें जो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जो जानवर है उनका सर्कस में किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना या ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरीके की मान लीजिए उनको प्रताड़ना पहुंचाना या किस तरह से उनको बंद रखना, ये अपने आप में अवैध करार हो गया है। तो अब सर्कस के द्वारा या जो बाहर जो लोग सड़कों पर खेल दिखाते हैं उसके द्वारा, या आपने कभी ध्यान दिया होगा तो अब से बहुत साल पहले जो भालू रीछ हुआ करता था उसको भी लोग जो है सड़कों पे लेके घुमा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज का जो इस्तेमाल है, जो किसी भी जानवर का जो अधिकार अगर आपको पास नहीं है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा लेकिन अगर आप पशुओं को रख सकते हैं, वो भी जो ऑथराइज जो चिड़ियाघर होते हैं वहाँ पे केवल पशु जो जू होता है वहाँ पे पशु रह सकते हैं। लेकिन अब जो प्रावधान है उसके तहत आप उसको जानवरों को अपने पास ना तो उसको सजा दे सकते हैं, ना ट्रेनिंग के नाम पर भी उनके साथ क्रूरता नहीं की जा सकती। ये अपने आप में अपराध है, इसमें जुर्माना और सजा दोनों का अपराध है। जी ऋषिपाल जी, हम देखते हैं कि लगातार जो मनुष्य हैं वो जो जानवर हैं उनका इस्तेमाल किसी न किसी तरह से अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं। ऐसे में ये सवाल भी एक सामने आता है कि जानवरों की बलि पर क्या कानूनी रूप से प्रतिबंध है और इसकी क्या सजा हो सकती है? देखिए, जानवर को जो स्लॉटरिंग है, वध करना है, ये भी अपने आप में एक बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारे कानूनों के बीच का प्रश्न है। जानवरों की जो बलि जो स्लॉटर करना है, स्लॉटर करते वक्त भी जैसे मान लीजिए हमारे एक विशेष धर्म विशेष के अंदर और इवन हिंदू धर्म के अंदर भी
बहुत से लोग जो है जानवर की बलि देते हैं और ये अपने आप में एक परंपरा समझ लीजिए। जी। और ये परंपरा बहुत समय से चलती आ रही है और देश के बहुत सारी जगहों में ये परंपरा जारी है। एक तो बलि देते हुए ये भी ध्यान रखा जाता है, जब भी जानवरों की बलि दी जाती है उस बलि के अंदर क्रूरता का जो है इस्तेमाल नहीं होता, नहीं किया जाना चाहिए। अगर क्रूरता का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आज के जो विषय या कानून यही है कि आप जानवरों के प्रति क्रूरता नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो राज्य हैं उनके अंदर स्लॉटर हाउस भी होते हैं, जहां पर कानून के द्वारा जो है आप जानवरों की जो बलि दे सकते हैं, वो पूरा जो कानून है, कानून सम्मत आपको परमिशन लेनी होती है कि कितने जो है जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन जानवरों को स्लॉटर करने से पहले जो है उसके अंदर उनकी जो बीमारी है उसका ध्यान रखा जाता है। उन सब बातों को ध्यान रखने के बाद ही स्लॉटर हाउस के अंदर अलाउ किया जाता है। अगर स्लॉटर हाउस के अंदर उससे ज्यादा अगर जानवर होते हैं और या उनसे ज्यादा जानवरों की स्लॉटिंग की जाती है तो वो अपने आप में अपराध होता है। अलग अलग राज्यों में जो फूड स्लॉटर है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जरूरत के हिसाब से ये अलग अलग नियम है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे धर्म विशेष के अंदर बलि देना और व्यापारिक रूप से उसके स्लॉटरिंग करना यानी उसका वध करना, ये अपने आप में दो अलग अलग पहलू हैं। तो जो व्यापारिक रूप से होता है उसके लिए पूरा आपको परमिशन लेनी होती है, स्लॉटरिंग हाउस बनाना पड़ता है और एसडीएम और कंसर्न जो डिपार्टमेंट होता है, कंसर्न जो मजिस्ट्री होती है, वो आपको लाइसेंस देती है, आप तभी कर सकते हैं। लेकिन ऋषिपाल जी, जो परंपरा के नाम पर जानवरों की ऋषिपाल जी परंपरा के नाम पर जानवरों की बलि देते हैं, क्या उस पर भी कोई कानून है? वो कानूनी रूप से प्रतिबंध हो सकता है या ऐसा कोई कानून अभी तक बना है इसको लेकर? देखिए, अभी तक ऐसा इस प्रकार हम क्रूरता की बात करें, क्रूरता जो है अब लेकिन आप इसमें कहेंगे कि अगर वध अपने आप में बहुत बड़ी क्रूरता है, लेकिन जो पर्सनल लॉ हमारे हैं, इसमें पर्सनल लॉ के अंदर हिंदू पर्सनल लॉ भी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। उसके अंदर जैसे मान ईद होती है, ईद के ऊपर जो जानवर की जो बलि दी जाती है, लेकिन अगर उसकी हम भावना पे जब हम आगे जाते हैं, उसको बहुत गहराई से उसको जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि वो वध करना क्रूरता, कम से कम जो व्यक्ति वो ये काम करता है उसके हिसाब से क्रूरता नहीं है। तो ये एक अलग पहलू है, अलग विषय है। लेकिन जैसे आप अभी उसके तमिलनाडु के अंदर भी जो हम देखते हैं कि जानवरों को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, खेल के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी सबसे विशेष ध्यान ये होता है कि जो क्रूरता जो है उनके साथ नहीं होनी चाहिए। जी ऋषिपाल जी, किसी भी पशु की लड़ाई का आयोजन करना हो या उसमें भाग लेना हो, उकसाना हो, एक संज्ञेय अपराध है और इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे और आप हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से इस बारे में समझा दीजिए। देखिए, मैंने जिसे पहले बताया, जिसे प्रोविजन 420 428 429 आईपीसी, ये एक ऐसा अपराध है कि जिसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराधी के खिलाफ, किसी भी जानवर के खिलाफ क्रूरता का इस्तेमाल करता है, उसको अपाहिज करता है, या मान लीजिए उसके साथ वो उसको भूखा रखता है या किसी भी तरीके से और प्रताड़ित करता है या उसको मारता है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ आईपीसी के प्रोविजन के तहत जो है एफआईआर दर्ज हो सकती है। वो संज्ञेय अपराध है, एफआईआर दर्ज हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि वो एफआईआर जरूरी नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति रजिस्टर कराए जो किसी पशु का मालिक हो। एक थर्ड व्यक्ति भी जो है इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे सकता है और ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज हो सकती है। उस व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना और उसके बाद सजा का भी प्रोविजन है। ऋषिपाल जी, सबसे अहम सवाल मेरी तरफ से तो है ही, दर्शकों की तरफ से भी शायद होगा, क्योंकि मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर जानवरों का उत्पीड़न होता कहीं भी दिखाई देता है या किसी इंसान के द्वारा उनका उत्पीड़न जानबूझकर किया जा रहा है, तो शिकायत कहाँ करनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे हमने इससे पहले प्रश्न का जवाब दिया, आईपीसी प्रोविजन 428 428 और 429, इन दोनों के तहत जो है अगर किसी भी जानवर के साथ क्रूरता की जाती है तो पुलिस को अधिकार है कि उस अपराधी के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कर सकती है और दर्ज करने के बाद जो है उसको उस हिसाब से सजा का प्रोविजन है। उसके अंदर जुर्माना और सजा दोनों को प्रोविजन है। इसके अलावा अगर वो जानवर वन्य जीव है तो ऐसी स्थिति में जो प्रोविजंस हैं वो और ज्यादा सख्त हो जाते हैं और उसके अंदर सजा का प्रोविजन जो कुछ महीने, यहाँ पर जो सामान्य पशु का 3 महीने का है, वहां पे जो अगर मान लीजिए आप ऐसे पशु का वध करते हैं जो अपने आप में
अब वो मान लीजिए उसको संरक्षित किया जा रहा है, उसकी संख्या कम है या उसका जो शिकार है वो प्रोहिबिट है, तो ऐसी स्थिति में सजा जो है 7 साल तक की, और वो सजा जो है गैर जमानती अपराध है। उन जी। गैर जमानती अपराधों के अंदर वो सीधा अरेस्टिंग होती है। उसके बाद कोर्ट से जाके अगर आपको चार्जशीट होने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ आपको उसके बाद आप बेल मिलनी चाहिए, तब बेल मिलती है। जी ऋषिपाल जी, जानवरों की तस्करी से जुड़े क्या कानून हैं और इसको लेकर क्या सजा हो सकती है, ये भी जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए जानवरों की जो तस्करी है वो भी अपने आप में एक क्रूरता का हिस्सा ही है। जब भी जानवरों की तस्करी होती है तो उस समय जो है जानवरों को या तो कैद किया जाता है, या कई बार जानवरों की तस्करी जिंदा भी होती है और कई बार उनके गोश्त के रूप में भी होती है। लेकिन जब जिंदा जानवरों की तस्करी होती है तो उस तरह तस्करी के समय भी जब भी जैसे मान ली एक जगह से, एक तो वो जानवर होते हैं जिन जानवरों की तस्करी या जिन जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना प्रोहिबिट होता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको संरक्षित किया जाता है, जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी संख्या बढ़े। अगर उन जानवरों की अगर तस्करी होती है तो वो उनका जो अपराध है वो 3 साल से 7 साल तक की अपराध उसकी सजा है, और उसके अंदर वो जो प्रोविजंस है वो नॉन वेलेबल है, यानी उसके अंदर जो अरेस्टिंग होती है, अरेस्टिंग के बाद चार्जशीट के बाद जो है बेल की संभावना है। और उसके सामान्य अगर क्रूरता होती है तो उसमें 428 429 के अंदर जो प्रोविजन है उसमें सजा 3 महीने तक की है, उसको बेलेबल ऑफेंस है। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी से जुड़ी हुई हमें और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।